यूजीसी को लेके आपका क्या राय है यूजीसी को लेके? देखिए, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जी। एक उच्च शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो निश्चित रूप से ताकतवर। शिक्षा से सभी समस्याओं के सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक शिक्षा से जंग लगे ताले खोले जा सकते हैं। तो दोनों में तो अगर हमारी समस्या के समाधान के चाबी है शिक्षा, तो निश्चित रूप से शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत लंबे समय से एक विसंगति रही सामाजिक, कि सामाजिक अन्याय होता रहा कुछ जातियों पर। तो उसमें भाई धर्म में लिखा है कि अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, निचली जाति। संविधान में लिखा है कि अगड़ी सामान्य जाति, जाति, अनुसूचित जनजाति। तो ऐसे में SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है और उसको लागू होना चाहिए। तो आयोग ने जो व्यवस्था दी उसमें, लेकिन उसमें जानते हैं विपक्ष के लोग, विपक्ष के उसमें चेयरमैन थे दिग्विजय। लेकिन हम कह रहे हैं कि हर जाति का आदमी स्टूडेंट पढ़ता है, मतलब हर जाति का आदमी यूनिवर्सिटी में, कोई जाति ही नहीं है। जाति के हिसाब से उनको व्यवस्था दी गई है। वो स्टूडेंटों का अपना एक जीवन है अलग से, तो हर जाति को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब जैसे SC/ST है, हम कहते हैं कि बड़ी जाति का भी अगर लड़का पढ़ रहा है तो उसके भी जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जी, जी। बात समझ गए? तो जी, उसमें एक बिल्कुल। लाइन होना चाहिए था। जी, जी। भाई हम सुझाव दे सकते हैं, जी, जी, कर जी। नहीं सकते, जी, जी। कि उसमें एक लाइन होना चाहिए था कि भाई SC/ST OBC के बच्चों को प्रोटेक्शन एक्ट बन रहा है, तो उसी जाति के खिलाफ उनको भी प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। जी, जी। तो उनके खिलाफ भी कोई अगर जी, करता है जी। तो उसका भी जीवन खराब, उसको भी अपमानित कोई करता है तो उसे भी सजा होना चाहिए। क्योंकि एकता, समानता, सामाजिक न्याय की बात किया है हमारे संविधान ने, अम्बेडकर ने। तो सामाजिक न्याय तभी जब सभी जाति लोगों के, सभी जातियों के लोगों को, बच्चों को सुरक्षा मिले। तो हमको लगता है यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन संशोधन के साथ कि ऊंची जातियों के बच्चों को भी सुरक्षा का ध्यान उसमें होना चाहिए। नदियों पे एक्सप्रेसवे जो चल रहा है, उससे मछुआरे समाज और निषाद समाज को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसको लेके आपका क्या प्लान है? कहाँ नुकसान हो बताइए? हम उत्पादन में दोगुना है, GDP हमारा जो ग्रोथ रेट है 115.5 है। तो अगर नुकसान होता तो मैं घाटे में रहता ना आज के दिन में। नदियों के किनारे तो कोई जैसे पूछता, रोजगार की उनकी समस्या मेरी है। बात है ना, नदियों के किनारे तो कोई पूछता नहीं था। जी, जब जी। वोट लेना होता था तो कैसो पैदल हाँफते हाँफते नेता हाथ हाथ जोड़े, दो ठो एजेंट बना दिया और एक बोरिया दारू पहुंचा दिया, कुछ साड़ी पहुंचा दिया, वोट ले लिया, चले आए। इलेक्शन में निषाद को पूछने नदी किनारे जाते थे। अगर हम नदियों को एक्सप्रेस बनाते हैं, नदी को जलयान का साधन बनाते हैं, तो उससे व्यापार होगा। तो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की अपलिफ्टिंग होगी। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो अच्छे लोगों के संगत में आएंगे, व्यापारी के संगत में आएंगे, वहां चाय पियेंगे, रुकेंगे, लोग देखेंगे कैसे है। तो नदी के किनारे जो एक तरीके से ट्राइबल की जिंदगी जी रहे थे, पहले नदियों से ही लोग आते जाते थे भाई। अब हाईवे हो गई है, पहले समुद्री जहाज, नदी आज अंडानी अंबानी के पास जहाज है, पहले हमारे पुरखों के पास जहाज थे भाई। अंडानी अंबानी के लोग हमारे जहाज पर बैठ के जाते थे, आते थे। जी, अब जी। दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने उजाड़ दिया, क्रिमिनल काज घोषित कर दिया, फेरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट बना के लूट लिया। अभी फिर से हमारी सरकार चाहती है कि जल पर आधारित जितने भी व्यवसाय हैं वो हो जाए, और हम जल पर आधारित, हमारी बिरादरी है ही भी, तो जल पर आधारित जो होगा वो धीरे धीरे होगा। और हम कहते हैं कि रोजगार के साधन बढ़ेंगे। पर्यटन आते हैं तो रोजगार बढ़ते, पर्यटन आते हैं तो सोच बढ़ता है, पर्यटन आते हैं तो उनके लोगों को व्यवसाय के साधन मिलते हैं, आय दुगनी होती है। नहीं तो मछली मारेंगे, खाएंगे, बस उतने ही रह जाते हैं। पैसे के लिए उनको बम्बई दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नदी के किनारे हम वाटरवेज बनाते हैं, तो निश्चित रूप से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साधन होगा। रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, देंगे, ट्रेडिशनल काम है। गांव का खाना, स्वाद, वातावरण कितना फिट है। हम लोग कभी, आप देखो, श्रीलंका गया था तो वहां एक झोपड़ी में वहां एक होटल बना था, वो पर्यटन वाले ले गए थे। तो हमारे कहने वाला, पर्यटन के लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर्यावरण ठीक हो। तो आज के दिन में वो सब नदी पर आधारित जो है वो सही है। आज के दिन में NGT नहीं कर, तो हम लोग चाहते हैं कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का भी विकास हो। आप निषाद समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर था जी। और माता पिता मेरे प्रेरणा स्रोत थे।
लेकिन जैसे मैं चिकित्सक हो गया तो चिकित्सक में मेरे डॉक्टर रमाशंकर उनके साथ 40 साल का अनुभव लिया। जो प्रेरणा स्रोत होता है वो मार्गदर्शक होता है, जी जी। वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, एक मार्ग बताता है कि इस पर चलने से होगा। तो पता चला कि इस कांशी राम के साथ आने का अवसर मिला। तो कांशी राम ने एक सामाजिक न्याय की बात की कि भाई देखो एक व्यवस्था है, लेकिन एक ये जो बुद्धू है वो गरीब हैं, बुद्धू हैं वो बर्बाद हैं, गलत रास्ते पर चलने वाले गरीब हैं, गर्त में हैं, सही रास्ते पर चलने वाले लोग सुखी और संपन्न हैं। तो बुद्ध ने कहा कि भाई जानो छानो तब मानो। बात समझे, भारत जी में बुद्ध जी। पैदा हुए। तो फिर अम्बेडकर ने कहा नहीं, थोड़ा व्यवस्था उलट दिया जाए कि भाई बड़े लोग बुद्धिमान है, पैसा कमाए, सरकार को चुकाएं, और जो सदियों से सताए गए लोग हैं, जो निचले पावदान पर हैं, उन्हें अवसर मिले पढ़ने लिखने का। तो संविधान सभा में चंद्रिका राम निषाद आए थे, वो आवाज उठाए थे और अम्बेडकर के समय कि भाई बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाता, उनको अलग किया जाए। तो लोगों ने, बड़े लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उनके पुरखों ने एक लोगों को नेतृत्व दिया, भाई हम लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा चुकाएंगे, और सरकार के पैसे से इन निचले उजड़े लोग हैं 3,000 वर्ष, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री में, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको हम राजनीति और पैसे हर क्षेत्र में लाएंगे। और वो सामाजिक न्याय यही कहती है। तो संविधान रिजर्वेशन की व्यवस्था करता। तो प्रेरणा स्रोत हमारे जो है कांशीराम है, जी। और अम्बेडकर रहे, बुद्ध रहे, इनके रास्ते पर चल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रेरणा स्रोत हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने बताया भाई राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है आज के दिन में, और हम लोग 24 कैरेट राष्ट्रवादी हैं, देश को आजाद कराए हैं, उजड़े हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग, ये सारे जो नेता हैं, महापुरुष हैं, जो उन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़ी, ये सभी महापुरुष हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत कांशीराम।